नेपाल ये छोटा सा देश अपने अंदर बहुत से सवालों को समेटे हुए है। आखिर क्यों यहाँ पर कभी ब्रिटिशर्स राज नहीं कर पाए? क्यों यहाँ पर इंडिया से भी ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं? और आखिर क्यों नेपाल को स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है? आइए इन्हीं सवालों के बारे में आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ये बात है 3rd सेंचुरी की, जब नेपाल अशोक एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था। इसके बाद 4वीं शताब्दी में यहाँ पर समुद्रगुप्त की सत्ता ने अपने पैर पसारे। इसके बाद 7th सेंचुरी में एंट्री होती है तिब्बत की, जो नेपाल पर हमला कर उसे अपने अंडर में ले लेता है। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू 11th सेंचुरी, अब नेपाल पर राज चल रहा था ठाकुर डायनेस्टी के राजाओं का। इसके बाद नेपाल की इस कहानी में एंट्री होती है मल्ल डायनेस्टी की। इस साम्राज्य के सबसे फेमस राजा यक्षमल ने लगभग 47 साल तक नेपाल पर राज किया। मरने से पहले उन्होंने नेपाल को अपने बेटे और बेटियों के बीच में बांट दिया, जिसकी वजह से अब काठमांडू और भातगांव राइवल्स बन चुके थे। इन्हीं आपसी झगड़ों का फायदा उठाते हुए दक्षिणी हिमालय में रहने वाले गोरखा प्रजातियों ने 1768 बीसी में नेपाल पर अपना हक जमा लिया और आने वाले कई सौ सालों तक अपनी मिलिट्री पावर को बेहतर बनाते चले गए, जिसकी वजह से वो नेपाल को एक पावरफुल किंगडम के रूप में स्टेब्लिश करने में कामयाब रहे। और 19th सेंचुरी आते आते गोरखा प्रजाति के लोगों ने अपनी नेपाल की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करते हुए ब्रिटिश इंडिया से जोड़ लिया था। अब इसी वजह से 1814 से लेकर 1815 बीसी तक अंग्रेज और गोरखाओं के बीच युद्ध चला। इसके बाद इन दोनों ही देशों ने सुगौली द्वारा कॉम्प्रोमाइज किया, जिसके मुताबिक नेपाल ने अपने कुछ भूभाग को ब्रिटिश इंडिया को दे दिया था। इसी के साथ नेपाल में एक फ्लैग ट्रीटी भी होती है, जिसके मुताबिक नेपाल की फॉरेन पॉलिसी को इंडिया की उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट संभालेगी। और इन्हीं छोटे बड़े समझौतों के चलते नेपाल एक आजाद देश बना रहा। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक राजा महेंद्र नेपाल में पंचायत सिस्टम लेकर आए। इसके बाद संसदीय सरकार को राजा महेंद्र के बेटे राजा वीरेंद्र ने दोबारा से रिस्टोर किया। इसके बाद लगभग 10 साल तक माओवादी उग्रवाद कम्युनिटी का सामना करना पड़ा था नेपाल को। अभी तक नेपाल बहुत सारे पॉलिटिकल अप एंड डाउन्स देख चुका था, इसीलिए 2008 में नेपाल की राजशाही को भी खत्म कर दिया गया और वहां के शासकों ने ये सोचा कि अब वो अपनी कंट्री को संवैधानिक देश बनाने का सोचा। इसीलिए देश की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एक नए संविधान को प्रमोट किया था। इसीलिए फाइनली नेपाल में कई 100 सालों तक बहुत सारी दिक्कतें आने के बाद 20 सितंबर 2015 को एक नया संविधान लागू किया गया। और आपको जानकर हैरानी तो होगी, लेकिन नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश था, लेकिन अब वहाँ की सरकार ने किसी भी नागरिक को उसके इच्छा अनुसार कोई भी धर्म फॉलो करने की अनुमति दे दी है। लेकिन फिर भी वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू धर्म को ही मानती है और कई लोग बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। इसके अलावा महाभारत में भी नेपाल का जिक्र किया गया है, जहाँ पर हमें कर्ण की जीत के उल्लेख मिलते हैं। दरअसल जो नेपाल के राजा थे कर्ण, उन्हें जीतकर वो हिमालय से नीचे उतर आए और पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे, जिससे एक बात तो साफ है कि पुराने समय में यही माना जाता था कि नेपाल भारत का एक हिस्सा है। इसके अलावा हमें नेपाल में भी बहुत सारे एंशिएंट संस्कृत डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें हाथ से लिखा गया है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि नेपाल में संस्कृत भाषा की एक अलग ही पहचान है। अब वैसे तो नेपाल में बहुत लंबे समय तक नॉन आर्यन प्रजातियों का राज था, लेकिन इसके बाद राजस्थान के राजपूतों ने भी नेपाल पर राज किया था। दरअसल वो राजस्थान को छोड़कर नेपाल गए थे ताकि वो मुसलमानों के आतंक से बच सकें। इसके साथ बहुत से पौराणिक तीर्थ स्थल भी नेपाल में मौजूद हैं, जैसे लुम्बिनी और पशुपतिनाथ को ही देख लीजिए। ये जगहें जितना इम्पोर्टेंस रखती हैं नेपालियों के लिए, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियंस के लिए भी। दरअसल पशुपतिनाथ के पीछे कहानी ये बताई जाती है कि जब कुंती पुत्र पांडव स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब पांडव पुत्र भीम ने कहा कि हे शिव जी, कृपा कर हमें दर्शन दीजिए। इसीलिए शिव जी ने एक शिवलिंग के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे, जो शिवलिंग आज भी नेपाल में मौजूद है पशुपतिनाथ के नाम से। वैसे तो आज तक किसी ने भी नेपाल की ओर आंख उठाकर नहीं देखा है, लेकिन अंग्रेजों ने ये काम जरूर किया था, लेकिन बार बार लगातार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा था। अब इसके पीछे बहुत से रीजन है। पहला, नेपाल एक एक्सपोनेंशियस एम्पायर था। इसके अलावा गोरखाओं ने ब्रिटिश आर्मी को डोमिनेट किया था, और शायद ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आज भी इंडियन आर्मी में गोरखाओं की भर्ती की जाती है। अब दोस्तों, जब भी कोई दो एक्सपोनेंशियस देश आपस में लड़ते हैं तो उन्हें समझौता करना ही पड़ता है, जिस समझौते के बारे में मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में बात की थी।
यही समझौता हमें बताता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने तिब्बत का ख्वाब त्याग दिया था और नेपालियों ने अवध का ख्वाब त्याग दिया। और अगर अभी के नेपाल की बात करें तो नेपाल में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, इसीलिए टूरिज्म इस देश की इकोनॉमी पर एक बड़ा असर डालता है। इसके अलावा ये देश खेती के जरिए सबसे ज्यादा इनकम करता है, क्योंकि आज भी नेपाल के 25% लोग खेती ही करते हैं। और 2015 में संविधान लागू होने के सिर्फ 3 साल बाद नेपाल $29 बिलियन का उत्पादन करने लगा था। और ये ग्रोथ हमें आंकड़े में भी साफ साफ देखने को मिल जाती है। अब अगर बात हम नेपाल की कर ही रहे हैं तो आइए जानते हैं कि कैसे रिश्ते हैं नेपाल और इंडिया के बीच में। दोस्तों, आप नेपाल को इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, क्योंकि नेपाल शुरू से हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल रिलेशनशिप रखने की वजह से इंडिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसी के साथ इन दोनों ही देशों में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और लुम्बिनी के साथ इन दोनों ही देशों का एक जैसा रिलेशनशिप है, क्योंकि लुम्बिनी गौतम बुद्धा का जन्म स्थल है। इसी के साथ इंडिया के उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ ये अपनी बाउंड्रीज भी शेयर करता है। और साथ ही साथ नेपाल इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और इंडिया भी नेपाल को बहुत से फायदे कराता है, जैसे बाकी देशों में व्यापार कराना। और दोस्तों, यही चीजें नहीं है जो नेपाल को एक खास देश बनाती हैं, बल्कि नेपाल में कोई भी नशीली चीज नहीं बेची जा सकती। साथ ही ये अब भी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। और ये देश नेचर से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि दुनिया की 9% चिड़िया यहीं रहती हैं। तो इसीलिए अगर आपको पशु पक्षी से लगाव है तो आपको आज ही नेपाल की टिकट कटा लेनी चाहिए। और तो और नेपाल में भी बिल्कुल इंडिया की तरह गाय पूजी जाती है। साथ ही ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिनका झंडा रेक्टेंगुलर नहीं है। आज की डेट में नेपाल ने काफी तरक्की कर ली है, क्योंकि ये साल भर का उत्पादन $30 बिलियन से भी ज्यादा करता है। इसी के साथ नेपाल की जनसंख्या करीब 30.5 मिलियन है। क्षेत्रफल करीब 1,47,141 किलोमीटर स्क्वायर है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इस देश के बारे में कि इस देश में सबसे ज्यादा नेपाली बोली जाती है और यहाँ के लोगों को भी नेपाली ही कहा जाता है। साथ ही ये हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली से केवल 600 किलोमीटर दूर है। और हिमालय के गोद में पड़े रहने की वजह से इसे स्वर्ग का एक टुकड़ा भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी दुनिया के एक छोटे और बेहद ही प्यारे देश नेपाल की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। लेकिन हाँ, मेरा आपसे एक सवाल था कि अगर आपको नेपाल जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे या फिर नहीं, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, वैसे अगर आप किसी और देश की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ये वाली भी ज़रूर आएगी, तो गो एंड चेक आउट। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।